नमस्कार दोस्तों, आपने इंडिया में इलेक्शंस होते देखे होंगे और सरकारें भी बदलती देखी होंगी, लेकिन पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि बीच में ही सरकारें बदली हैं, वो भी बिना इलेक्शंस के। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर सरकारें बीच में ही बदल रही हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो 2015-16 में अरुणाचल प्रदेश में सरकार बदली, उसके बाद 2017 में बिहार और मणिपुर में सरकार बदली, उसके बाद 2019 में हमने कर्नाटक में सरकार बदलती देखी, उसके बाद 2020 में मध्य प्रदेश में सरकार बदली और राजस्थान से भी पॉलिटिकल क्राइसिस की न्यूज़ सामने आई, और अभी लेटेस्ट 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे जी प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि सरकारें बदल भी रही हैं तो इसमें गलत क्या है। गलत इसमें यह है कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हानि होती है, और जब कोई भी स्टेट या कोई भी देश पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स एक पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, यदि कहीं पे सरकार बदल रही है पूरा टर्म होने से पहले ही, तो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और बीच बीच में ही सरकारें बदलना ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए भी एक चैलेंज है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लेजिस्लेटर्स क्यों अपनी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन जो दिया जाता है एक पक्ष के नेताओं के द्वारा वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मनी पावर का इस्तेमाल कर रही है एमएलएज या एमपीज को अपने पक्ष में करने के लिए। इसको एक नई टर्म हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा बताया जाता है। ऐसे एक दो इंसिडेंट भी सामने आए हैं, लेकिन इस रीजन को डिफेंड करने के लिए कोई भी सब्सटेंशियल रिपोर्ट या प्रूफ अभी तक सामने नहीं आए हैं कि मनी पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, और वह भी विपक्ष के लोगों के द्वारा कहा जाता है, वो ये है कि रूलिंग पार्टी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज करती है लेजिस्लेटर्स को डराने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए। सेम पहले पॉइंट की तरह ही इसके फेवर में भी कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ्स नहीं है। इसके बाद जो फोर्थ रीजन है और मोस्ट प्रोबेबल रीजन है वो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लूप होल्स का मिसयूज करना। यदि हम एंटी डिफेक्शन लॉ को ब्रीफ में समझे तो 1985 में 10th शेड्यूल इंसर्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून बनाया गया। इसको बनाने के पीछे मेन रीजन यही था कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और इंडिविजुअल एमपीज या एमएलएज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज ना करें। एक इसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन लूप होल है वो यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जिस पार्टी में एमपीज या एमएलए जाते हैं उस पार्टी को पनिश नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एंटी डिफेक्शन लॉ में यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन को स्पीकर ऑफ द हाउस या चेयरमैन डिसाइड करता है, और इसको कितने टाइम में डिसाइड करना है या अपना फैसला देना है इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसमें टोटली स्पीकर के बेस पे डिसाइड होता है या उनकी ही मनमर्जी चलती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम एंटी डिफेक्शन लॉ में है वो यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी डिस्क्वालिफाइड एमपी या एमएलए इलेक्शन लड़ सकते हैं किसी भी पार्टी की टिकट पर, और उसी सेम हाउस के लिए भी। एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कई बार सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का। तो ये सभी सुझाव इम्प्लीमेंट होने चाहिए ताकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाई जा सके। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।